जय हिंद साथियों, मैं ललित मौर्य आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हमारी वन दरोगा यूपी फॉरेस्टर की फर्स्ट क्लास होने जा रही है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो वन दरोगा के लिए तैयारी करना चाहते हैं। बहुत ही कह दो कि क्वालिटी कंटेंट वाली क्लास यहाँ पर होने वाली है। तो पेशेंस बनाए रखें, हौसला बनाए रखें, ठीक है। बाकायदा आपका सिलेबस जो है वो पूरा करवाया जाएगा, पूरी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही आराम से स्लोली समझते हुए सारी बातों को पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस आपके लिए हमारे लिए एकदम नया है, ठीक है ना। तो ये हमें समझ के चलना है इन बातों को। हालांकि मेरे लिए तो नया नहीं है, आपके लिए ये सिलेबस ज़रूर नया हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैं इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें पढ़ाता आया हूँ, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं इसमें। तो अपना हौसला जो है वो हम ज़रूर बनाए रखेंगे, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे हमारी क्लास। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट की पहली यूनिट जो कि हमारे सिलेबस में दी हुई है। उसका नाम है यूनिट फर्स्ट, जिसको हम कहते हैं इकोलॉजी, जिसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी ये हमारी फर्स्ट यूनिट है। पिछली क्लास में इससे पहले की जो क्लास हुई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि फॉरेस्टर का जो सिलेबस है वो 5 यूनिट में हमने डिवाइड किया है। यूनिट में डिवाइड करने से फ़ायदा ये होगा कि एक तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड हो जाएगा, हमें याद रहेगा कि ये सब्जेक्ट इस यूनिट में है, यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। और दूसरी बात कि यूनिट वाइज जब हम सिलेबस कवर करेंगे तो हमारे पास एक आइडिया होगा कि हमारा कितना सिलेबस कवर हो रहा है, कितना सिलेबस कवर होना अभी बाकी है, ठीक है। तो 5 यूनिट में सिलेबस को डिवाइड किया गया है। किस यूनिट में कौन से टॉपिक आते हैं ये मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था। क्लासेस का टाइम है डेली 8 बजे क्लासेस होगी शाम को, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं पारिस्थितिकी इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या है, इसको समझने के लिए कुछ बेसिक चीज है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। व्हाट इज इकोलॉजी, इसको अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज इन्वायरमेंट, ठीक है। इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि भाई इन्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या है, फिर हमें यह समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं इन्वायरमेंट की, इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, पर्यावरण क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्लासें बाइलिंगुअल होंगी, तो मैं हिंदी में भी साथ साथ लिखते हुए चलूंगा। कहीं अगर नहीं लिख रहे हैं तो हम बोल देंगे, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली इन्वायरमेंट क्या है, तो अगर हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट जो वर्ड है ये आया कहाँ से है, तो ये वर्ड आया है इन्वार्नर शब्द से। एक वर्ड है इन्वार्नर, इन्वार्नर शब्द से ये वर्ड आया है। और ये जो इन्वार्नर वर्ड है, ये जो इन्वार्नर वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है, इसका जो मीनिंग होता है, इसका जो मीनिंग होता है, अगर हम इसकी मीनिंग की बात करते हैं तो इसका मीनिंग होता है सराउंडिंग, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, डिस्टेंट सराउंडिंग्स, ठीक है। सराउंडिंग, या इसको कह सकते हो चारों ओर से घिरा, चारों ओर से घिरा हुआ, वो कहलाता है इन्वायरमेंट। दूसरा कि ये जो है किस भाषा का शब्द है, क्या ये ग्रीक वर्ड है, क्या ये लैटिन वर्ड है, क्या ये जर्मन वर्ड है, क्या ये फ्रेंच वर्ड है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जनरली क्या होता है कि साइंस के जितने भी वर्ड हैं वो अधिकतर मैक्सिमम ग्रीक वर्ड होते हैं, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये ग्रीक वर्ड नहीं है। तो ये कैसा वर्ड है, ये फ्रेंच वर्ड है, ये फ्रेंच वर्ड है, ये ध्यान रखेंगे। ये कैसा है, ये फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच भाषा का शब्द है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसकी ये जो लेक्चर्स नोट हैं, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप चाहो तो अपने नोट्स हैंड रिटन खुद बना सकते हो, या फिर आप इसकी पीडीएफ पा सकते हो। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे परीक्षा गुरु कैरियर एकेडमी,
वहां पर इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। जो भी वीडियो का लिंक है वो भी आपको उसी टेलीग्राम पे मिलता रहेगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाएगा जब भी क्लास होगी। ठीक है, चलिए, तो इन्वायरमेंट का मीनिंग बेसिकली होता है सराउंडिंग, चारों ओर। तो अब आप इसको बहुत ही बेसिक तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे आसपास जितना भी जो भी हमें दिख रहा है, जो भी हमारी सराउंडिंग है, वो सब हमारा एनवायरनमेंट है। किसी जीव की बात करें, पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो उसके आसपास की जो सराउंडिंग है वो उसका एनवायरनमेंट है। किसी प्लांट की बात करेंगे, उसके आसपास की जो सराउंडिंग है वो उसका क्या है, एनवायरनमेंट है। तो हमें एक बेसिक आइडिया ये समझ में आ गया कि अच्छा एनवायरनमेंट ये होता है। ठीक है, एनवायरनमेंट क्या होता है, आसपास जो भी दिख रहा है एनवायरनमेंट का पार्ट होगा। अच्छा सर, आसपास हमारे बोर्ड है, आसपास हमारे पास मार्कर है, आसपास हमारे पास चेयर है, टेबल है, हमारे पास एटमॉस्फेयर है, वायु है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, सर्दी है, गर्मी है, तो क्या ये सब एनवायरनमेंट का पार्ट है? तो आंसर होगा जी, ये सारा का सारा एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। इन सबसे ही मिलकर तो एनवायरनमेंट बनेगा। ठीक है, इन सबसे ही मिलकर एनवायरनमेंट बनेगा। तो बेसिकली अगर यहां पर समझें कि एनवायरनमेंट में कितने बेसिक कंपोनेंट होते हैं, तो जब हम कंपोनेंट समझेंगे तो हम इकोलॉजी पर पहुंचेंगे, और जब हम इकोलॉजी पर पहुंचेंगे फिर हम जो है इकोसिस्टम पर पहुंचेंगे, और हमारी फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इकोसिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली हम किस तरफ अप्रोच कर रहे हैं, हम चल रहे हैं इकोसिस्टम की तरफ। बेसिक टू एडवांस लेवल तक पढ़ना है। पहली बार एग्जाम हो रहा है, क्वेश्चन कैसे आएंगे किसी को कोई आइडिया नहीं है, तो हम बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे। एक भी बात छूटनी नहीं चाहिए। पता चला क्वेश्चन यही आ जाए कि एनवायरनमेंट जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, बेसिक क्वेश्चन आ सकता है। ग्रीक वर्ड, फ्रेंच वर्ड, जर्मन वर्ड, ठीक है, ऐसे लैटिन वर्ड ये आ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक, बहुत ही बेसिक है ये। ठीक है ना, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि एनवायरनमेंट के कितने कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसके कंपोनेंट की कि भाई जो सराउंडिंग है उसके कितने कंपोनेंट होने जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसके कंपोनेंट की बात करते हैं तो कंपोनेंट बेसिकली कितने, तो इसके दो कंपोनेंट आपके हो सकते हैं। देखो, एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट होंगे। दो कंपोनेंट कौन से, तो एक होगा नेचुरल, एक होगा कैसा, नेचुरल, जिसको आप कह सकते हो क्या, प्राकृतिक। अब आपको यह समझना है कि आसपास जो कुछ भी है वो प्राकृतिक हो तो उसे हम बोलेंगे कि भाई ये प्राकृतिक कंपोनेंट है। दूसरा मैन मेड भी होता है, एक कंपोनेंट होता है मैन मेड, तो एक होता है मैन मेड कंपोनेंट, मानव निर्मित कंपोनेंट। ठीक है, एक होता है नेचुरल कंपोनेंट, प्राकृतिक कंपोनेंट। अब आसपास इन्वायरमेंट बना है इन दो चीजों से। अब हम अगर नेचुरल को अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो नेचुरल को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि भाई ऐसा है कि नेचुरल में देखिए हमारे आसपास कुछ लिविंग है और कुछ नॉन लिविंग है। जैसे एयर या जो विंड है, विंड क्या है, नॉन लिविंग है। रेनफॉल क्या है, नॉन लिविंग है। ठीक है, जितने भी माउंटेन्स हैं वो सब क्या है, नॉन लिविंग है। रिवर क्या है, नॉन लिविंग है। तो ये है तो नेचुरल, लेकिन ये कैसे है, नॉन लिविंग है, निर्जीव है ये। ठीक है, तो नेचुरल में जो निर्जीव है, देखिए साइंस में हम उन्हें बोलते हैं नॉन लिविंग, निर्जीव, लेकिन यहाँ एनवायरनमेंट में, इकोलॉजी में उनका अलग नाम है। उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं अबायोटिक, उनको कहते हैं अजैविक। तो मेरे साथ आप लोग दोहराएंगे, उनको क्या कहते हैं, अजैविक। नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड अबायोटिक कंपोनेंट। बात समझे कि नहीं, क्या कहलाते हैं वो, अबायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। तो ये एक तो होता है अबायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट, अजैविक घटक। दूसरे जो लिविंग है वो क्या होंगे, वो होंगे बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक। और थर्ड जो कंपोनेंट है
वो है एनर्जी कंपोनेंट। वो क्या है? एनर्जी कंपोनेंट है, एनर्जी या ऊर्जा कंपोनेंट है। तो एटमॉस्फेयर में हमारे पास ये सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। अबायोटिक कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट में आप देखोगे क्या क्या आ सकता है। तो इसमें रिवर आ सकती हैं, इसमें माउंटेन आ सकते हैं, मतलब आपके आसपास की जो चीजें हैं वो और नॉन लिविंग होनी चाहिए। इसमें विंड आ सकती है, ये एटसेट्रा बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। बायोटिक कंपोनेंट में क्या आएगा? बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं प्लांट, जिसमें लाइफ हो, प्लांट्स। इसमें आते हैं एनिमल्स। कौन आते हैं इसमें? एनिमल्स आते हैं। क्वेश्चन है बहुत ही फेमस कि प्लांट को क्या कहते हैं एनवायरमेंट में? तो प्लांट को कहा जाता है फ्लोरा। प्लांट को क्या कहते हैं? फ्लोरा। एनिमल को क्या कहते हैं? फौना, ठीक है। तो सेट ऑफ प्लांट इन एनी पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड फ्लोरा एंड सेट ऑफ एनिमल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड फौना, ठीक है। तो एक को फ्लोरा कहते हैं, दूसरे को फौना कहते हैं। प्लांट्स का जो समूह है उसको फ्लोरा कहा जाएगा, एनिमल का जो समूह है उसको फौना कहा जाएगा। याद रखेंगे, आगे ये चलता रहेगा कि फ्लोरा फौना डायरेक्टली क्वेश्चंस भी बनते हैं इससे। तो फ्लोरा कौन है? प्लांट्स हैं। फौना कौन है? एनिमल है। एनर्जी दो रूपों में हमें एटमॉस्फेयर के अंदर एनवायरनमेंट में दिखाई देती है। सरफेस पर जितनी भी एनर्जी है वो सब है सोलर एनर्जी का पार्ट। वो सब क्या है? सोलर एनर्जी। तो एनर्जी के दो मेन टाइप हैं, एक है सोलर एनर्जी, और अर्थ के अंदर जो एनर्जी ट्रैप है उसको क्या कहेंगे? अर्थ के अंदर जो एनर्जी ट्रैप होती है उसको कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। उसको क्या कहा जाएगा? जियोथर्मल एनर्जी कहेंगे, ठीक है। तो दूसरी जो होती है उसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी है ये, जियोथर्मल एनर्जी इसको बोलेंगे भूतापीय ऊर्जा। तो क्वेश्चन है कि भूकंप में कौन सी ऊर्जा होती है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा जियोथर्मल एनर्जी। कि सर भूतापीय ऊर्जा होती है भूकंप में, क्योंकि ये भूकंप तो भाई पृथ्वी के अंदर से जनरेट हो रहा है, एंडोजेनिक फोर्स है ये। तो जितने भी एंडोजेनिक फोर्स हैं उसमें जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी? भूतापीय ऊर्जा होगी। ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, ज्वालामुखी विस्फोट में कौन सी ऊर्जा होगी? आंसर क्या होगा? ज्वालामुखी विस्फोट में सर भूतापीय ऊर्जा होगी, क्योंकि ये भी जो है पृथ्वी के अंदर से आ रहा है, पृथ्वी के अंदर से। तो पृथ्वी के अंदर जो ऊर्जा है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे जियोथर्मल एनर्जी। पृथ्वी के सरफेस पर जितने भी ऊर्जा के टाइप्स हैं बेसिकली वो किसके टाइप हैं? वो सोलर एनर्जी के टाइप हैं। कहीं ना कहीं उसमें सोलर एनर्जी इन्वॉल्व रहती है। तो बेसिक यहां पर है बायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? नेचुरल घटक क्या होते हैं? ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। फिर है कि इन्वायरमेंट के मैन मेड कंपोनेंट क्या होंगे? तो मैन मेड कंपोनेंट में आप देखो कि भाई मानव निर्मित जो चीजें हैं, मानव निर्मित जो चीजें हैं वो किस में आ जाएंगी? मैन मेड में आ जाएंगी। तो ह्यूमन ने क्या क्या बनाया, क्या क्या बनाया ह्यूमन ने, इसको देखते हैं। वैसे तो बेसिकली आप देखो टेबल, कुर्सी, मेज, पेन, कॉपी, रबर, पेंसिल, सारी चीजें मानव ने बनाई है, सब कुछ इसमें लिख सकते हैं। कुछ बेसिक चीजें हैं जो लिख सकते हैं, है ना। बड़ी बड़ी चीजें लिख सकते हैं, जैसे मान लो डाम आ जाए, बांध, डैम्स। डैम्स आ गए, तो डैम्स क्या है? मैन मेड। मैन मेड जो है वो किसका पार्ट है? ये एनवायरमेंट का पार्ट है। एयरपोर्ट क्या है? मैन मेड का पार्ट है। ब्रिज क्या है? मैन मेड का पार्ट है। ब्रिजेस क्या है? मैन मेड का पार्ट है। इस तरह से, ठीक है। तो ये सब मैन मेड का पार्ट है। और अगर हम इसके अलावा देखें तो इसके अलावा जो कल्चर बनता है, जो कल्चर बनता है वो भी क्या है? मैन मेड है। कल्चर में क्या? तो कल्चर में वहां का रहन सहन कैसा है, वो कौन से मेले मनाते हैं, वो कौन से त्योहार मनाते हैं, उनकी फैमिली कैसी है, फैमिली कैसी है, उनके रिलेशनशिप कैसे हैं। तो
तो ये सब क्या बनाते हैं, कल्चर बनाते हैं। तो ये भी एक प्रकार से इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, जिसे हम कल्चरल इन्वायरमेंट कहते हैं। मैनमेड जो है वो सोसाइटी बनाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अब हम उसको कहेंगे कि ये सोशल इन्वायरमेंट है। सोसाइटी को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है, रूल्स रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा उसकी नीड को फुलफिल करने के लिए इकोनॉमी की जरूरत पड़ती है। तो इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, ये सब कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से ही रिलेट करते हैं। तो इतना बड़ा दायरा है इन्वायरमेंट का, कोई छोटी चीज नहीं है ये। और ये सब आसपास ही घटित हो रहा है, आसपास ही है सब। रूल्स और रेगुलेशन कहाँ हो रहे हैं, आसपास हो रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहाँ हो रही हैं, आसपास ही हो रही हैं, ठीक है। सोसाइटी में जो भी हो रहा है कल्चर के रूप में, रिचुअल के रूप में, वो भी सब कहाँ हो रहा है, वो भी सब आसपास ही हो रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो हमारे आसपास जो हो रहा है, चाहे वो लिविंग हो, चाहे नॉन लिविंग हो, या फिर वो विजिबल हो या इनविजिबल हो, वो सब कुछ इसमें आएगा, इन्वायरमेंट में आएगा। सारा का सारा क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है। ठीक है सर, समझ में आ गई बात? ठीक है, इन्वायरमेंट तो समझ में आ गया। अब फिर है कि ये जो इन्वायरमेंट है, तो इसमें कि सर ये तो ज्योग्राफी है। देखिए ध्यान से, रिवर, माउंटेन, विंड, डेजर्ट, प्लेट्यू, ये सब क्या है, ये सब ज्योग्राफी है। प्लांट, एनिमल, ये सब क्या है, ये सब बायोलॉजी है। सोलर एनर्जी, ज्योतिर्मय, ये भी क्या है, सब ज्योग्राफी है। ये भी सर ज्योग्राफी है। तो इसको इन्वायरमेंट क्यों कह रहे हैं, अलग से इसको क्यों कहा जा रहा है? तो सिंपल सा इसका लॉजिक है कि जब हम ज्योग्राफी या बायोलॉजी या कोई पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो ज्योग्राफी में केवल हम यही पढ़ते हैं ना कि भाई रिवर, सबसे लंबी रिवर कौन सी है, कौन सी रिवर कहाँ से निकल रही है, माउंटेन सबसे ऊंचा सबसे लंबा कैसा है, माउंटेन कैसे बने, फॉर्मेशन, बेसिक चीजें पढ़ते हैं। बायोलॉजी में हम प्लांट और एनिमल के बारे में पढ़ते हैं, तो उनके फंक्शन पढ़ते हैं, किस टाइप के हैं, किस क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं इसमें। लेकिन इन्वायरमेंट में फिर नया क्या है? इन्वायरमेंट में नया ये है कि हम जो है इन्वायरमेंट में इनके इंटर रिलेशन को पढ़ते हैं। इनका आपस में क्या इंटर रिलेशन है, इस चीज को हम पढ़ते हैं। इसको कहते हैं इन्वायरमेंट। ठीक है, आप समझो इसको एक एग्जांपल से, इसको समझते हैं। मान लो वर्षा, रेनफॉल, वर्षा कहीं ज्यादा है, तो वहां पर पेड़ों का स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो हम कहेंगे कि पेड़ भी कैसे होंगे, बड़े बड़े होंगे। पेड़ बड़े बड़े होंगे तो वहां पर जो जंतु हैं, एनिमल जो है, वो भी कैसे होंगे, बड़े बड़े होंगे। किसकी वजह से हो रहा है ये? वर्षा की वजह से हो रहा है। इसका पूरा जो सीन है वो क्या है, कहां का सीन है ये है अमेजन के जंगल। एग्जाम्पल है आपके लिए, देखो इन्वायरमेंट कैसे पढ़ते हैं, ये सारी चीज है। तो इन्वायरमेंट में जो वर्षा है, जो टेम्परेचर है, वर्षा भी ज्यादा और टेम्परेचर भी क्या है, ज्यादा। तो वर्षा है और टेम्परेचर है, ये हैं कैसे, ये हैं अबायोटिक कंपोनेंट। ये कैसे हैं, ये अबायोटिक कंपोनेंट हैं। पेड़ पौधे और जंतु ये कैसे हैं, ये बायोटिक कंपोनेंट हैं। तो क्या हम इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि अबायोटिक कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट पे इफेक्ट डाल रहा है? या हम रिवर्स कह सकते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट अबायोटिक कंपोनेंट पे इफेक्ट डाल रहा है। अमेजन फॉरेस्ट के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि भाई यहां पर वर्षा और टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए यहां पर पेड़ है, यहां पर वन है। या हम उल्टा कह सकते हैं कि यहां पर वन और पेड़ पौधे ज्यादा है, इसलिए वर्षा यहां ज्यादा हो रही है। रिवर्स दोनों तरह से कह सकते हैं। ठीक है, यहीं पर अगर हम कोई एग्जाम्पल, यहीं पर अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, यहीं पर अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो वर्षा कहीं कम है, ऐसे क्षेत्र जहां 25 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है उन्हें कहते हैं डेजर्ट। वर्षा अगर कम है तो यहां पर बन गया, क्या बन गया, डेजर्ट बन गया, मरुस्थल बन गया। डेजर्ट में दो तरह की चीजें होंगी, एक होगा वार्म, हॉट कह लो, हॉट डेजर्ट, और एक होगा कोल्ड डेजर्ट, गर्म मरुस्थल, शीत मरुस्थल। हॉट डेजर्ट में क्या होता है, बेसिकली हॉट डेजर्ट में रेत होती है। कोल्ड डेजर्ट में क्या होता है, बर्फ होता है।
इंडिया में कितने डेजर्ट हैं, एक या दो? इंडिया में दो डेजर्ट हैं, दो डेजर्ट हैं। रेत वाला डेजर्ट जो है इंडिया में, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्या? थार, थार डेजर्ट। बर्फ वाला जो डेजर्ट है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लेह। बरसात तो यहां भी नहीं है, बरसात तो लेह में भी नहीं है, बरसात तो थार में भी नहीं है, रेगिस्तान राजस्थान वाला, ठीक है। तो डिपेंड करता है। अब देखो, डेजर्ट कोई सा भी हो, डेजर्ट कोई सा भी हो, पौधे नहीं होते हैं, पेड़ बड़े बड़े नहीं होते हैं, छोटे पौधे झाड़ियां होती हैं। अगर हम बात करेंगे किसकी? अगर हम बात करेंगे रेत की, रेत की बात कर ले तो झाड़ियां होंगी। झाड़ियों के नाम पे उसके आसपास के जो जंतु है वो कैसे होंगे? छोटे छोटे जंतु होंगे। छोटे जंतु का मतलब बिच्छू, सांप, छिपकली, ऐसे जानवर आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि अबायोटिक कंपोनेंट के चेंज होने से बायोटिक कंपोनेंट भी चेंज हो रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करें ह्यूमन के रिस्पेक्ट में, तो हम बात करते हैं कि ह्यूमन का जो कल्चर है वो भी इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो रहा है, ठीक है। राजस्थान में पगड़ी बांधने का कल्चर है, साउथ इंडिया में गर्मी ज्यादा पड़ती है, धोती कुर्ता पहनने का कल्चर है, ठीक है। कश्मीर में चले जाओगे तो वहां पे फुल कपड़े पहनते हैं क्योंकि वहां पे ठंड ज्यादा पड़ती है, ठीक है। गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े वहां पहनते हैं। पश्मीना शॉल फेमस है लेह लद्दाख की, बात समझे कि नहीं? लद्दाख में पश्मीना शॉल बनाई जाती है। तो ये सारी बातें, तो ये सब एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड है। तो इस तरह की जब स्टडी की जाती है, देखो इस तरह की जब स्टडी करते हैं, उसी को कहते हैं कि भाई ये एनवायरनमेंट की स्टडी हो रही है। तो यहीं से जन्म होता है इकोलॉजी का, यहीं से जन्म होता है इकोलॉजी का। इकोलॉजी बेसिकली क्या है? इकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो हमने कोई ऑर्गेनिज्म लिया, कोई जीव लिया, और उस जीव का आपस में दूसरे जीवों से कैसा इंटरेक्शन है, और साथ ही साथ उसके इन्वायरमेंट के साथ उसका कैसा इंटरेक्शन है, इस अध्ययन को, इस प्रकार की स्टडी को ही क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। इस प्रकार की स्टडी को ही क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। अगर हम बात करें कि साउथ इंडिया में टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ का कल्चर अलग, नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर उसके रिस्पेक्ट में कम है, वहाँ का कल्चर अलग। और ऊपर चले जाएंगे हाई एल्टीट्यूड पे, कश्मीर में चले जाएंगे, वहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन अलग है, वहाँ का कल्चर अलग, ठीक है। अगर हम ह्यूमन के कलर की बात करेंगे तो कलर में भी यही डिफरेंस होगा कि कश्मीर के जो लोग हैं टेम्परेचर लो है, एल्टीट्यूड हाई है, तो जहां एल्टीट्यूड हाई होता है उनके ब्लड में आरबीसी ऑटोमेटिक ज़्यादा बनती हैं, सर्कुलेशन ज़्यादा होता है। तो कश्मीर के लोगों की जो स्किन का कलर है वो कैसा होगा? वो गोरा होगा, और साथ ही साथ कैसा होगा? उसमें रेडनेस ज़्यादा होगी। अगर हम मिडिल की बात करेंगे, मिडिल इंडिया जो मध्य भारत है उसकी बात करेंगे, यूपी एमपी इस तरफ, इसके आसपास की बात करेंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ना तो ज़्यादा कम है, ना ही जो है बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो यहाँ पर लोग आपको हर तरह के मिल जाएंगे। गेहुआ कलर बोलते हैं इसको, ना गोरा ज़्यादा ना काला ज़्यादा। नीचे जाएंगे, जैसे ही साउथ इंडिया में नीचे चले जाएंगे तो वहाँ पर उनकी स्किन का रंग आपको ब्लैक मिलेगा। तो क्या इसका कोई इन्वायरमेंट से रिलेशन है? बिल्कुल है। इन्वायरमेंट ही तो हम पढ़ रहे हैं कि भाई जहां टेम्परेचर ज्यादा कम हो रहा है उस हिसाब से वेरिएशन हो रहे हैं, जैसा वेरिएशन हो रहा है वैसा ही कल्चर हो रहा है, जैसा कल्चर है वैसा ही उनका रहन सहन हो रहा है। बात समझे कि नहीं? ठीक है। अब जो है रेगिस्तान में कोई रहने वाला व्यक्ति है और उससे कह दिया जाए कि दारू पियो, या कह दिया जाए कि हरी सब्जियां खाओ, तो भाई रेगिस्तान में हरी सब्जियां ही नहीं है तो वो खाएंगे नहीं। क्या खाएंगे? फिर वो मांस खाएंगे, फिर मांसाहार भोजन उनके लिए फिर जरूरी हो जाएगा क्योंकि सब्जी होती नहीं है। बर्फीले क्षेत्रों में उनकी मजबूरी है दारू पीना, क्योंकि 0 डिग्री से नीचे जाते हैं तो वाटर क्या हो जाता है? वाटर फ्रीज हो जाता है। एल्कोहल है वो फ्रीज नहीं होती है, तो वो पानी की जगह बियर ज्यादा पीते हैं, उनका कल्चर बन गया वो। इंडिया में क्या है? तो इंडिया में हर तरह का एटमॉस्फेयर है, हर तरह का मौसम है, ठीक है। तो वहाँ इजीली आप देखोगे तो ग्रीन वेजिटेबल्स, सब्जियां जो है इजीली अवेलेबल हो जाती हैं।
तो ताजा सब्जियां खाना पसंद करते हैं हिंदुस्तानी लोग, इसीलिए महाराजा कहे जाते हैं। राजाओं महाराजाओं का कॉन्सेप्ट जो है वो कहां है? इंडिया में है। आप देखोगे सुबह सुबह आपके घर के सामने सब्जी बेचने वाला आ जाएगा। बताओ ऐसी सुविधा है कहीं? किसी देश में बता दो ऐसी सुविधा हो तो। किसी देश में नहीं है ऐसी सुविधा। हरी सब्जी तो मिलती नहीं है, घर बैठे तो छोड़ो। तो आप क्या है? ये राजशाही है, यही तो है। तो इंडिया के लोग ऑटोमेटिक जो है सब किंग हैं, बादशाह हैं सब, कि घर बैठे सब्जी आ रही है, चल के सब्जी लो। सब्जी बेचने वाला भी राजा ही है। अगर उससे आपने कह दिया कि मेरे यहाँ भाई काम कर ले, कहेगा अपना काम करता हूं, किसी के बाप की नौकरी नहीं करता हूं। वो भी राजा ही है, वो भी राजा ही है। इस तरह तो ये कल्चर है, इकोनॉमी भी यही है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर, एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल यहां पे लेते हैं इकोलॉजी को समझने के लिए। ठीक है, तो मान लो हमने लिया यहां पर एक प्लांट बनाया, एक प्लांट बना लिया। एग्जाम्पल से समझते हैं। प्लांट को खाने वाला हिरण, हिरण को खाने वाला भेड़िया, भेड़िया को खाने वाला बाघ, ये हमने बना लिया। तो हमने कहा था आपसे कि ऑर्गेनिज्म का आपस में इंटर रिलेशन क्या है उसकी स्टडी करना, और इनके इसके आसपास क्या है। तो इसके आसपास देखोगे कि ये सनलाइट आ रही है, ये सनलाइट आ रही है। इसके अलावा इसके आसपास और हमें क्या, तो टेम्परेचर, टेम्परेचर की नीड होगी, आर्द्रता, मैक्सिमम चीजें आप समझो इस तरह से। आर्द्रता, वहां की मृदा या मिट्टी कैसी है वो, खनिज कैसे हैं वो, इन सब चीजों की नीड होती है। ठीक है, तो जब हम इनका आपस में इंटर रिलेशन करके पढ़ते हैं और इनको आपस में मिक्स कर लेते हैं तो वही बन जाती है इकोलॉजी। वही क्या बन जाती है? इकोलॉजी। ठीक है, तो बाघ का आप भेड़िया के साथ क्या इंटर रिलेशन होगा, हिरण का भेड़िया के साथ क्या इंटर रिलेशन होगा, हिरण का बाघ के साथ क्या इंटर रिलेशन होगा, और इन तीनों के साथ इस पौधे का क्या इंटर रिलेशन होगा, इसी की स्टडी को कहा जाता है क्या? इसी की स्टडी को कहते हैं इकोलॉजी। इसी की स्टडी को क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। सपोज इंटर रिलेशन समझते हैं। सपोज करो कि अगर बाघ को किसी पर्टिकुलर जंगल से नष्ट कर दिया जाए। जनरली आपने देखा होगा सरकार टाइगर रिजर्व बनाती है। सरकार ने आज तक भेड़िया रिजर्व क्यों नहीं बनाया? सरकार ने आज तक जो है बकरी रिजर्व क्यों नहीं बनाया? बहुत सारे ऐसे जीव हैं। इसका लॉजिक यहां से हम समझ सकते हैं, क्योंकि टाइगर ऑटोमेटिक ही कम होते हैं। टाइगर इंडिया में मौजूदा इस समय 2967 टाइगर हैं, टाइगर सेंसस के अकॉर्डिंग 2018। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो 2967 टाइगर हैं पूरी इंडिया में। अब आप सोच लो कि पूरी इंडिया में भेड़िया कितने होंगे, पूरी इंडिया में हिरण कितने होंगे, पूरी इंडिया में बकरियां कितनी होंगी। ठीक है, तो यहां पर संख्या ऑलरेडी कम है, और ये क्या करते हैं, तो ये कंट्रोलिंग का काम करते हैं। ये कंट्रोल सिस्टम है इकोसिस्टम का। तो कंट्रोलिंग का काम कैसे? ये भेड़िया की संख्या को भी कंट्रोल करेगा और ये हिरण की संख्या को भी क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। अगर आपने बाघ को किसी जंगल से नष्ट कर दिया, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? भेड़िया की संख्या को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा। जब भेड़िया की संख्या को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा तो भेड़िया की संख्या बढ़ेगी, और इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? हिरण पे पड़ेगा। हिरण की संख्या क्या होगी? हिरण की संख्या डिक्रीज हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि उस जंगल से सारे के सारे हिरण ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि भेड़िया उनका शिकार कर करके उनको नष्ट कर देगा। इकोसिस्टम बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है। जो सारे हिरण जब पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे तो भेड़िया भी अपने आप नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। बात समझे कि नहीं? तो इस तरह से हर एक स्पीसीज का
उसके एनवायरनमेंट में कोई ना कोई रोल जरूर होता है, नेचर में कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन जरूर होता है, ऐसे ही कोई भी स्पेसीज जो है वो नहीं बनती है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह की स्टडी को ही क्या कहते हैं? इस तरह की स्टडी को ही कहा जाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी बेसिकली क्या है? क्या है इकोलॉजी? तो इकोलॉजी जो है वो एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के इंटर रिलेशन की स्टडी करते हैं। उस किसके साथ? उसके फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ। ये क्या हो गया? उसका फिजिकल एनवायरनमेंट हो गया कि भाई आसपास कैसा टेम्परेचर है, विंड कैसी है, ह्यूमिडिटी कैसी है, वहाँ की सॉइल कैसी है, ठीक है, इस तरह से। तो इसको कहेंगे फिजिकल एनवायरनमेंट और इसको कहेंगे ऑर्गेनिज्म का इंटर रिलेशन। क्या कहेंगे इसको? ऑर्गेनिज्म का अंतर संबंध। तो अंतर संबंध का अध्ययन जब हम उसके वातावरण के साथ करते हैं तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं इकोलॉजी। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? इकोलॉजी कहते हैं इसको। बात समझे? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऑल क्लियर टाइप करेंगे, ऑल क्लियर। ऑल क्लियर है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको सबको क्लियर है, ठीक है ना? सबको क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है ना? अब हम इकोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। हमने बहुत सारी बातें यहाँ पे सीख चुके हैं। अभी तक क्या क्या सीख चुके हैं एक बार पूरा रिवाइज करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या सीखा? इकोलॉजी बढ़ने से पहले हमने अभी क्या क्या सीखा है? हमने सीखा है कि इन्वायरमेंट जो है वो किस भाषा का शब्द है, वो कहाँ से लिया गया है। हमने सीखा है कि इन्वायरमेंट में कितने घटक होते हैं, तो उसमें एक नेचुरल घटक होता है, एक मैन मेड होता है। हमने सीखा है कि नेचुरल घटक के कितने कंपोनेंट हैं, तो नेचुरल घटक आप 3 कंपोनेंट में डिवाइडेड है। क्या है? बायोटिक, अबायोटिक और एनर्जी, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट वो होगा जिसमें लाइफ होगी। प्लांट को क्या कहते हैं? फ्लोरा। एनिमल को क्या कहते हैं? फौना, ठीक है। इसके अलावा फिर हमने देखा कि कुछ जो नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं उन सबको क्या कहते हैं? उन सबको कहा जाता है अबायोटिक कंपोनेंट, अजैविक घटक। उनको क्या कहते हैं? अजैविक घटक कहते हैं। यहां तक हम सीख चुके हैं। इसके बाद फिर हमने देखा कि इन्वायरमेंट जो स्टडी है इसकी कौन सी स्टडी है, इन्वायरमेंट को स्टडी करने का क्या तरीका है। तो इसकी स्टडी करने का क्या तरीका है कि हम इसमें एक दूसरे के इफेक्ट की बात करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर क्या इफेक्ट डालेगा, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट पर क्या प्रभाव डालेगा। इस बात की स्टडी को ही हम इन्वायरमेंट की स्टडी कहते हैं। और जिस ब्रांच में ये स्टडी करते हैं उसी को क्या कहते हैं? उसी को इकोलॉजी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो धीरे धीरे हम इकोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं। बताइए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कि नहीं? आपको पता ही नहीं चला और आहिस्ते आहिस्ते मैं आपको एनवायरनमेंट से इकोलॉजी तक ले आया। और इसी तरह से आहिस्ते ऐसे ही आपको पता नहीं चलेगा और इसी तरह से हम धीरे धीरे करके हम कहां तक पहुंच जाएंगे? फॉरेस्टर तक पहुंच जाएंगे, वर्दी तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। महादेव की जय और वर्दी मिलना तय, ये नारा है हमारा आपके साथ, इसको ध्यान रखना है। महादेव की जय, वर्दी मिलना तय, ठीक है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आपको हौसला बनाए रखना है। यहाँ पर आपके लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो जब तक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, क्लासेस चल रही हैं, तब तक आपको एकदम कॉन्फिडेंट रहना है। कोई चूक नहीं होगी, एकदम हम बेसिक से एडवांस लेवल तक यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रिवीजन करते करते चलना है, क्लास में ही आपको याद हो जाएगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब आइए चलते हैं इकोलॉजी की तरफ, ठीक है। इकोलॉजी की तरफ चलते हैं। तो इकोलॉजी में बेसिकली क्या है? इकोलॉजी पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी क्या है? ये बायोलॉजी की ब्रांच है। क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे इकोलॉजी किसकी शाखा है? ये ज्योग्राफी की शाखा है, ये बायोलॉजी की शाखा है, ऐसे करके आपसे पूछ लेंगे,
ठीक है, तो याद रखेंगे ये बायोलॉजी की ब्रांच है। अब इसमें करते क्या हैं वो हमें देखना है, करते क्या है तो वो हम समझ चुके हैं। तो इकोलॉजी ये जो टर्म है ये किसने दिया था, पहला क्वेश्चन यहां से ये बनेगा, टर्म किसने दिया था। टर्म पॉइंट वाई कौन है, नाम तो बहुत ही फेमस नाम है, अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था ये इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो याद रखेंगे अर्नेस्ट हैकल ने दिया था साथियों। अर्नेस्ट हैकल ने टर्म दिया था इकोलॉजी। क्लियर, इकोलॉजी जो टर्म है वो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। 1866 की बात है, 1866 में इन्होंने टर्म दिया था, इसको डिफाइन किया था इकोलॉजी को। ठीक है, फिर है कि इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी जो है ये किस ब्रांच में आती है, तो इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, ये किसकी, बायोलॉजी की शाखा है, जीव विज्ञान की शाखा है। ये किसकी शाखा है, ये जीव विज्ञान की शाखा है सर, ये साइंस की ब्रांच है, ये साइंस की ब्रांच है सर, ये ध्यान रखेंगे। इसको किसने क्वाइन किया है, अर्नेस्ट हैकल ने इसको क्वाइन किया है। तो बेसिकली हम साइंस ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली हम साइंस पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप मेरे बारे में शायद जानते होंगे, 5-6 साल का एक्सपीरियंस है मुझे साइंस पढ़ाने का, साइंसिस के साथ साथ इकोलॉजी इन्वायरमेंट पढ़ाने का, और इसीलिए मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ से बेहतर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट हैं, इनको वही अच्छे से आपको पढ़ा सकता है, वही समझा सकता है जो साइंस जानता हो, जो बायोलॉजी के बारे में जानता हो, जो ज्योग्राफी भी जानता हो। तो मैं ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूँ, साइंस भी पढ़ाता हूँ, और ज्योग्राफी और बायोलॉजी का जो मिक्सर है उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ना है, आप बहुत सही जगह आ गए हो। आप जब लेक्चर देखोगे, क्वालिटी कंटेंट देखोगे, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। क्लियर है, तो हमने देखा कि जो टर्म है बायोलॉजी, इकोलॉजी जो टर्म है वो किसने दिया, अर्नेस्ट हैकल ने दिया। ये किसकी ब्रांच है, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। तो इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं भाई, इसमें हम किसकी स्टडी करेंगे, इसमें हम किसकी स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म विद their environment, with their physical environment, environment ये हो गया। ठीक है, इकोलॉजी, व्हाट इज इकोलॉजी, तो इट इज अ स्टडी ऑफ इंटररिलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। मीनिंग इसका वही है कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंटररिलेशन की स्टडी जब हम उसके एनवायरनमेंट के साथ जोड़ कर करते हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब है, फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, कौन से घटक, अबायोटिक कंपोनेंट, इसकी जगह हम अबायोटिक कंपोनेंट भी लिख सकते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जगह हम बायोटिक कंपोनेंट भी लिख सकते हैं। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम बायोटिक कंपोनेंट भी लिख सकते हैं। डेफिनेशन कई तरह से बना सकते हैं। देखो डेफिनेशन रटना नहीं है, बनाना है और समझना है ना। समझेंगे क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो डेफिनेशन तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में कि यूपी SSSC हमेशा फैक्चुअल चीजें पूछती है। तो अगर ये डेफिनेशन है और ये कॉन्सेप्ट है तो इसको फैक्ट के तौर पे भी पूछा जा सकता है। प्रैक्टिस जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कराऊंगा तो आपको वहां पर पता चलेगा कि इन बातों का क्या मीनिंग है। मान लो क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि व्हाट इज इकोलॉजी, इकोलॉजी में क्या करते हैं, तो इसमें हम
लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, एक ऑप्शन ये होगा, गलत है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ उसका एनवायरमेंट जुड़ा हुआ होना जरूरी है, तभी वो इकोलॉजी मानी जाएगी। ऐसे तो कभी कभी होगा कि क्या बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट की स्टडी करते हैं, क्या ये है, इस तरह से आ जाएगा, या केवल बायोटिक आ जाएगा, केवल अबायोटिक आ जाएगा। तो इस तरह की बातें हैं जो ध्यान रखनी है। इंटर रिलेशन का अध्ययन कर रहे हैं, दोनों को साथ मिला के अध्ययन कर रहे हैं, सेपरेटली स्टडी नहीं करते हैं। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को कहते हैं इकोलॉजी। तो क्या आप समझे इकोलॉजी क्या है? क्या है इकोलॉजी? पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी क्या है? जीवों के इंटर रिलेशन का मतलब होता है अंतर संबंध, आपस में वही रिलेशन कि बाघ है, भेड़िया है, बकरी है, शेर है, पौधे हैं, इनका आपस में क्या रिलेशन है। और फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब हो गया उनके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। क्या समझे? ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या? इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है वो किसकी ब्रांच है? बायोलॉजी की एक ब्रांच है। इकोलॉजी जो टर्म है वो किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। बात समझे? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। तो यहां तक अगर हम समझ चुके हैं, यहां तक अगर हम समझ चुके हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे अब हम चलते हैं कि इकोलॉजी हम समझ चुके हैं, अब हम इकोलॉजी के अंदर चलते हैं। इकोलॉजी के अंदर चलते हैं तो इकोलॉजी के अंदर कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको यहां पर ध्यान रखनी है। देखो बेसिक बातें क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि भाई लाइफ की शुरुआत एक सेल से होती है। लाइफ की शुरुआत जो है वो एक सेल से हो रही है। एक पर्टिकुलर कोई कोशिका है जिससे लाइफ की क्या हो रही है? शुरुआत हो रही है। सेल से मिलकर जो बनते हैं उन्हें कहते हैं टिश्यू। सेल से मिलकर जो बनते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें बोलेंगे टिश्यू। इनको कहते हैं कोशिका। कोशिका। इन्हें कहते हैं ऊतक। इन्हें कहते हैं ऊतक, टिश्यू। टिश्यू किसको फॉर्म करेंगे? टिश्यू फॉर्म करेंगे ऑर्गन्स को। ऑर्गन्स को फॉर्म करेंगे, अंग को फॉर्म करेंगे, यानी जो अंग हैं वो बनते हैं टिश्यू से मिलकर। और ऑर्गन्स जो हैं, अंग जो है वो क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं अंग बनाते हैं अंग तंत्र। क्या बनाते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं। ये अंग तंत्र बनाते हैं और अंग तंत्र से मिलकर बनता है एक ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म बनता है। यहां से बनता है एक जीव। तो अब आप ऐसे समझ लो कि सेल से लेकर ऑर्गेनिज्म तक, यहां तक हम पढ़ते हैं, ये क्या है? प्योर बायोलॉजी है। यहां तक है बायोलॉजी, लेकिन ऑर्गेनिज्म से आगे ही हमारी शुरू होती है इकोलॉजी। यहां से शुरू हो रही है इकोलॉजी। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म जो है, अब ये जो ऑर्गेनिज्म बना है ये क्या है? ऑर्गेनिज्म बना है तो ये क्या है? कोई जीव बना है तो ये क्या है? ये टाइगर हो सकता है, बाघ जिसको कहते हैं। ये शेर हो सकता है, लॉयन। या ये तेंदुआ हो सकता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अभी आप देखना, लियोपार्ड हो सकता है ये। तो बेसिकली हम यह देख रहे हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो कुछ ना कुछ तो होगा। वो कोई कीट बनेगा, वो कोई प्लांट बनेगा, वो कोई एनिमल बनेगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा। तो जब वो कुछ ना कुछ बनेगा तो उसकी पर्टिकुलर एक स्पीसीज होगी। बस यहीं से शुरू हो रही है हमारी इकोलॉजी। व्हाट इज स्पीसीज? स्पीसीज क्या है? तो स्पीसीज जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन की, कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो हम उसको उसकी स्पीसीज से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या है, ये किस जीनस में आएगा, ये किस फैमिली में आएगा, ये किस किंगडम में आएगा। इस तरह से बेसिकली ये जो तीनों हैं
ये तीनों बाघ है, शेर है, तेंदुआ है। गांव में अगर बाघ चला जाए तो भी लोग कहते हैं शेर आ गया। शेर चला जाए, हालांकि शेर तो जाता नहीं है क्योंकि शेर है ही नहीं इतने ज्यादा। शेर चला जाए तो भी लोग कहते हैं शेर आ गया। तेंदुआ चला जाए तो भी लोग कहते हैं शेर आ गया। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर हम देख रहे हैं कि भाई टाइगर अलग है, लायन अलग है, लियोपार्ड अलग है। अगर ये अलग अलग नहीं होते तो इनका अलग अलग नाम क्यों होता, इनका अलग अलग शेप, साइज, डिजाइन अलग अलग क्यों होती? तो गांव वाले क्या फिर गलत हैं? नहीं, वो भी सही है। तो फिर क्या हम गलत हैं? नहीं, हम भी सही हैं। तो आप सब गुरुजी समझ में नहीं आया, कहना क्या चाह रहा हूं ये बताओ। तो देखिए, इन सबका दो चीजें होती हैं, एक होता है वंश। इन सबका जो जीनस है, वंश जो है वो सेम है। इन सबका जो वंश है उसको कहते हैं पैंथेरा। किसी भी जीव का वंश सेम हो सकता है लेकिन उसकी प्रजाति या स्पीसीज सेम नहीं हो सकती है। तो इन सब का वंश सेम है। तो गांव में जो लोग बात करते हैं वो किस लेवल पे बात करते हैं? वंश के लेवल पे बात करते हैं। इसीलिए उनका कहना सही है कि भाई पैंथेरा आ गया। पैंथेरा को बाघ भी है, पैंथेरा तो शेर भी है, पैंथेरा तो तेंदुआ भी है। कहने का मतलब ये है। तो वंश के लेवल पे जब हम बात करेंगे तो ये सब एक ही हैं, लेकिन जब स्पीसीज के लेवल पे बात करेंगे तो स्पीसीज में आप देखोगे टाइगर की स्पीसीज को कहते हैं, टाइगर की जो स्पीसीज है वो है टिग्रिश। लॉयन की स्पीसीज है वो है लियो, ठीक है। और लियोपार्ड की स्पीसीज है वो है पारडस। स्पीसीज अलग है सबकी क्योंकि देखने में अलग हैं। तो यहां पर बस इकोलॉजी ही शुरू होती है कि कोई प्रजाति, कोई स्पीसीज आगे चलकर वो कम्युनिटी बनाएगी। कम्युनिटी से पॉपुलेशन बनेगी स्पीसीज से, और पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनेगी, और कम्युनिटी से इकोसिस्टम बनेगा, और इकोसिस्टम से बायोस्फीयर बनेगा। इस तरह से पूरी चेन चलेगी, पूरी चेन चलेगी। तो हमने देखा कि सेल, सबसे छोटी यूनिट सेल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज द सेल। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बना ऑर्गेनिज्म। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है इसकी कोई स्पीसीज होगी। तो बस इतना ये बायोलॉजी का पार्ट है। जब हम स्पीसीज की तरफ चलते हैं तो वो हमारी इकोलॉजी हो जाती है। तो आइए देखते हैं इकोलॉजी में क्या है। तो यहीं से आगे अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो देखो ये सब अलग अलग स्पीसीज के हैं। तो अब यहां पर ये है कि कोई पर्टिकुलर जीव है, उसकी क्या हो रही है, एक स्पीसीज है, उसकी क्या है, एक प्रजाति है, ठीक है। प्रजाति हो गई, चलो ठीक है, प्रजाति हो गई। अब क्या है कि एक जैसी प्रजातियों के, सेम स्पीसीज की जो काउंटिंग है जब हम उसको करते हैं तो वो बनती है पॉपुलेशन। वो क्या बनती है? पॉपुलेशन बनती है। यहां से क्वेश्चन बन जाएगा, यहां से आपसे पूछ लेंगे कि सेम स्पीसीज की संख्या को क्या कहते हैं, तो आंसर होगा पॉपुलेशन। यानी पॉपुलेशन में जो स्पीसीज है वो एक ही होगी लेकिन संख्याएं ज्यादा होंगी। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे मान लो हमने गिने, जंगल में गिने 10 बाघ गिने हमने, तो स्पीसीज है इसमें टाइग्रिश। तो स्पीसीज एक है लेकिन उस सेम स्पीसीज की संख्याएं हैं यहां पर हमने काउंट की हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे कि भाई ये बाघों की क्या बता दी हमने, जनसंख्या बता दी। बताओ, अभी आपको बताया था कि पूरी इंडिया में कितने बाघ हैं, 2967। तो ये क्या बताई हमने, बाघों की जनसंख्या, पॉपुलेशन तो बोलते हैं, सेंसस, टाइगर सेंसस, ठीक है, टाइगर की जनगणना। तो ये क्या है, बाघ की जनसंख्या है, कितनी है, 2967 है। तो जब हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की जनसंख्या के बारे में तो हम केवल उसी को तो गिनेंगे।
तो बाघ की जनसंख्या में क्या हमने शेर को काउंट किया? नहीं। बाघ की जनसंख्या में क्या हमने लियोपार्ड काउंट किया? नहीं। क्या हमने चीता काउंट किया? नहीं। क्या हमने जगुआर काउंट किया? नहीं। तो पॉपुलेशन का मतलब है सेम स्पीसीज की संख्या को कहते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से ही मिलकर बनता है कम्युनिटी, इसी से मिलकर बनता है कम्युनिटी, समुदाय। समुदाय मिलकर बनेगा। समुदाय में क्या है बेसिकली समझ सकते हैं कि अब मान लो सपोज करो किसी जंगल में हम गए और किसी जंगल में हमने काउंट किए 10 बाघ, हमने काउंट किए 20 हिरण, ऐसे समझ लेंगे, प्रैक्टिकली समझ लेंगे। हमने काउंट किए 50 भेड़िया, ऐसे हम काउंट करते जाएंगे। तो अब आप देख रहे हो कि अलग अलग स्पीसीज की जनसंख्याओं को जब सबको मिला देते हैं तो वो कम्युनिटी बनती है। वो क्या बनती है? कम्युनिटी बनती है। सभी जनसंख्याओं को मिलाने पर, उनको इकट्ठा करने पर क्या बन जाएगी? कम्युनिटी बन जाएगी। कम्युनिटी बना ली हमने। कम्युनिटी के बाद फिर हम जब इन सब को इकट्ठा करते हैं तो एक वर्ड आता है इसमें, बायोम। बायोम बनता है, सॉरी बायोम नहीं, इकोसिस्टम बनता है। एक वर्ड आएगा इकोसिस्टम, पारितंत्र। पारितंत्र बनता है, इकोसिस्टम बनता है। पारितंत्र कैसे बनेगा? पारितंत्र में क्या क्या चीजें होंगी? तो पारितंत्र में कम्युनिटी होगी प्लस उसका वातावरण होगा, अब आप इकोसिस्टम को ऐसे समझ सकते हो कि 2 व्यक्ति हैं, 2 फ्रेंड हैं और दोनों ही जंगल में गए। एक ने देखा कि उस जंगल में 10 बाघ हैं, 20 हिरण हैं, 50 भेड़िए हैं, 15-20 हाथी हैं। तो जब वो इन सब चीजों को देख रहा है तो हम बात करेंगे कि वो कम्युनिटी देख रहा है। लेकिन उसका जो दूसरा फ्रेंड है वो क्या कर रहा है? वो इन सब चीजों को तो देख ही रहा है, वो साथ साथ ये भी देख रहा है कि वहां पे टेम्परेचर कैसा है, वहां पे रेनफॉल कैसी है, वहां की मिट्टी कैसी है, वहां पे जो विंड है वो कैसी है, वहां पे ह्यूमिडिटी कैसी है। जब वो इस चीज को देख रहा है तो वो इकोसिस्टम देख रहा है। जब वो दूसरा वाला फ्रेंड है जो केवल संख्या को देख रहा है तो वो कम्युनिटी देख रहा है। ठीक है, एक फ्रेंड जो कम्युनिटी के साथ साथ उसके एटमॉस्फेयर को देख रहा है तो वो देख रहा है किसको? इकोसिस्टम को। और एक फ्रेंड है जो केवल संख्या को देख रहा है तो वो किसकी बात कर रहा है? वो कम्युनिटी की बात कर रहा है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है कम्युनिटी में और इकोसिस्टम में? कि कम्युनिटी में जनसंख्या तो होती है, साथ ही साथ उसका फिजिकल इन्वायरमेंट भी शामिल होता है। तो ये क्या बनी? ये बना इकोसिस्टम। अब जो इकोसिस्टम है, अगर हम इकोसिस्टम से आगे चलते हैं तो इकोसिस्टम से ही बनते हैं बायोम। इकोसिस्टम से ही बनते हैं बायोम, या इन्हीं को कहते हैं जीवोम। इन्हीं को कहते हैं जीवोम। ठीक है, तो जीवोम क्या होगा? एक जैसी विशेषताओं वाले इकोसिस्टम को हम क्या कहेंगे? हम जीवोम कहेंगे, बायोम कहेंगे। ठीक है, सेम फीचर, ऐसे इकोसिस्टम जहां का फीचर सेम है। जैसे आप देखो सवाना ग्रासलैंड, उसको सवाना ग्रासलैंड भी कह सकते हैं, उसको सवाना बायोम भी कह सकते हैं। तो सवाना ग्रासलैंड के जैसे फीचर जितने भी ग्रासलैंड में होंगे वो सब सवाना ही कहलाएंगे।
प्रेरी बायोम, सवाना बायोम, इस तरह से, ठीक है। टुंड्रा बायोम, तो टुंड्रा कोई किसी प्लेस का नाम नहीं है, टुंड्रा किसी जगह का नाम नहीं है, टुंड्रा एक फीचर का नाम है कि एक ऐसा फीचर जहां पे टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा डाउन होता है, हमेशा बर्फ वहां पर जमी रहती है, तो ऐसे रीजन को टुंड्रा बायोम कहते हैं। अब ऐसे रीजन जहां जहां भी हैं वो सब किस में आएंगे, टुंड्रा बायोम में आ जाएंगे, ठीक है। तो बायोम का मीनिंग क्या हो गया, सेम फीचर वाले इकोसिस्टम से मिलकर बनता है बायोम। एग्जाम्पल टुंड्रा बायोम, एग्जाम्पल सवाना बायोम, समझे कि नहीं। जब हम सभी बायोम को इकट्ठा कर लेते हैं, सभी बायोम्स को इकट्ठा कर लिया, या ये कह लो कि सभी इकोसिस्टम को जब हम इकट्ठा कर लेते हैं तो इसी से बनता है क्या, बायोस्फीयर। इसी से क्या बनेगा, इसी से बनेगा जैव मंडल, बेसिकली ये जैव मंडल, जैव मंडल बना। तो जैव मंडल, व्हाट इज बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या है, तो अ सेट ऑफ ऑल इकोसिस्टम, सेट ऑफ ऑल इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोस्फीयर। सभी पारितंत्रों को मिलाने पर जो बनेगा उसी को क्या कहेंगे, बायोस्फीयर कहेंगे। तो ये देखिए, ये जो कीवर्ड हैं इनको आपको समझ लेना है, इनको आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। ये सीक्वेंस भी आपसे पूछ सकते हैं और अलग अलग इनके बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। व्हाट इज बायोम, बायोम क्या है, बायोम क्या है, द सेट ऑफ सेम फीचर्स ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोम, ठीक है। सेम फीचर वाले जितने भी इकोसिस्टम हैं उनको हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे बायोम। लेकिन अब फीचर सेम हो या ना हो, सभी इकोसिस्टम को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा बायोस्फीयर। क्या बन जाएगा, बायोस्फीयर बन जाएगा। यहां तक क्लियर, एनी डाउट। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। क्वालिटी कंटेंट की क्लास है, पूरे यूट्यूब में आप उठा के देख लो, अगर इस तरह की क्वालिटी कहीं पर भी आपको मिल जाए तो आप कमेंट करके कहना कि सर आपने क्वालिटी नहीं दी, वहां पे अच्छा पढ़ाया जा रहा है, वहां पे इससे अच्छी क्वालिटी मिल रही है, तो आप बखूबी वहां चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको यहां से बेहतर क्वालिटी कहीं नहीं है तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस क्लास को उस जरूरतमंद तक पहुंचाएं जिसको इस क्लास की जरूरत है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। बायोस्फीयर हमने समझा, हमने इकोसिस्टम समझा, तो इकोसिस्टम ही तो है हमारे सिलेबस में। हमारे सिलेबस में इकोटोन है, लेकिन इकोटोन आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप इकोसिस्टम नहीं समझेंगे, और इकोसिस्टम आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप स्पीसीज नहीं समझेंगे या ये पूरा सीक्वेंस नहीं समझेंगे। इस तरह से है ये पूरी जुड़ा हुआ है, बड़ी कॉम्प्लेक्स है, इंटर रिलेशन है, क्योंकि इन्वायरमेंट है ही जोड़ के पढ़ना, सेपरेटली नहीं पढ़ना, ये है इसमें। इन्वायरमेंट का मतलब ही है जोड़ के पढ़ना, ठीक है। तो अब हम बायोस्फीयर से चलते हैं इकोसिस्टम की तरफ, कि अब हम पहले समझेंगे कि बायोस्फीयर एक्चुअली क्या है, बायोस्फीयर एक्चुअली क्या है, ठीक है। इकोलॉजी में ये सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। कुछ बेसिक साइंटिस्ट के नाम हैं जिन्हें हम यहां पे लिख सकते हैं, इकोलॉजी यहीं पे लिख सकते हैं, देखो यहां पे हम लिख सकते हैं, जैसे कि इकोलॉजी जो वर्ड है वो किसने दिया, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया। इसी में कुछ नाम है जैसे फादर, चलो ये भी मैं आपको लिखवा ही दे रहा हूं, क्योंकि जब हम इकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम फादर ऑफ इकोलॉजी भी लिख लेंगे, कुछ छोड़ना नहीं है, तभी हम इसके बाद ही बायोस्फीयर स्टार्ट करेंगे। तो फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, तो ये हैं अलेक्जेंडर हमबोल्ट,
फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? अलेक्जेंडर हम्बोल्ट। नाम याद रखने हैं। फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी ये कौन है? तो ये है यूजीन ओडम, यूजीन ओडम। और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, इंडियन इकोलॉजी ये कौन है? तो ये है राम देव मिश्रा। ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट के नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। ये 3 साइंटिस्ट के नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। एक और लिख सकते हैं, एक और लिख सकते हैं, फादर तो है ही, इकोलॉजी की मदर भी है। यहां लिख लेंगे, यहां लिख लेंगे मदर ऑफ इकोलॉजी। मदर ऑफ इकोलॉजी बेसिकली इन्होंने ह्यूमन इकोलॉजी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो मदर ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी कह लो या मदर ऑफ इकोलॉजी कह लो, बात एक ही है। मदर ऑफ इकोलॉजी कौन है? ये है एला रिचार्ड, एला रिचार्ड। जो एला रिचार्ड हैं ये हैं मदर ऑफ इकोलॉजी, मदर ऑफ इकोलॉजी है एला रिचार्ड। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, यहां तक जो क्लास है ये हमारा पहला क्लास था, इंट्रोडक्शन था। हमने इसमें क्या क्या सीखा, क्या क्या सीखा एक बार आप देखो। इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट के कौन कौन से घटक होते हैं, फ्लोरा और फौना किसे कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर हमने देखा कि इकोलॉजी जो है वो क्या है, कौन सी ब्रांच है। हमने देखा कि बायोलॉजी की एक ये ब्रांच है। वर्ड जो है इकोलॉजी ये कहाँ से आया, किसने इसको क्वाइन किया, ठीक है, कहाँ से आया, ये तो ग्रीक वर्ड है। ये भी लिख सकते हैं कि इकोलॉजी जो है वो कैसा वर्ड है, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है। लेकिन जो इन्वायरमेंट है वो कैसा वर्ड है, इन्वायरमेंट जो है वो कैसा वर्ड है, इन्वायरमेंट फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि फादर तो हम पढ़ते ही हैं, मदर भी इकोलॉजी की है, जो याद रखना है। मदर ऑफ इकोलॉजी या मदर ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी कौन है, ये है एला रिचार्ड। फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट। फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कौन है, यूजीन ओडम। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है, रामदेव मिश्र। और जो टर्म है इकोलॉजी वो किसने दिया, अर्नेस्ट हैकल ने दिया। इस क्लास की जो पीडीएफ है, ये जो नोट्स हैं, अगर ये आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। परीक्षा गुरु कैरियर एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वो आप ज्वाइन करेंगे और वहां पर आपको इस क्लास की ये जो पीडीएफ है, क्लास नोट्स, ये आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में इसी समय फिर मिलेंगे, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद साथियों, महादेव की जय और वर्दी मिलना तय। जय हिंद मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।